जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय सामान्य हिंदी का कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, एनुअल एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सारे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे जहां से आप लोग अपने वार्षिक परीक्षा 2025-26 की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का। इसी में आपका पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम है? प्रेमचंद, ईसा अल्लाह खां, जैनेन्द्र कुमार, सदल मिश्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है परख, कंकाल, सुनीता, निर्मला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्मला। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद कृत जीवनी है। कलम का सिपाही, सरदार पृथ्वी सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पृथ्वी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के लेखक हैं? सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार पूर्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूरसागर के रचनाकार हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, रैदास, नाभादास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, द्वापर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। जो कामायनी है वो छायावाद युग का महाकाव्य है। यहाँ पर जो आपके प्रिय प्रवास, साकेत और द्वापर, ये सब क्या है? ये सब द्विवेदी युग के महाकाव्य हैं। ठीक है। छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? 1938 से 1943, 1868 से 1900, सन 1918 से 38, सन 1900 से 1922। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1918 से 1938। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, यातायात शब्द से आशय है? आना, आना जाना, जाना, रुक कर जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आना जाना। यातायात शब्द का आशय क्या है? आना जाना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सड़क हादसे से बचने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा वाहन, अच्छा चालक, अच्छी सड़क, यातायात नियमों का पालन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यातायात नियमों का पालन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है। आपको उसको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न है, रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी। यहाँ पर देखिए आपको रेखांकित अंश दिया गया है, आपको इसकी व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है। इसके बाद है, इस गद्यांश के लेखक और रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इस गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है। और इस पाठ का नाम क्या? इस पाठ का नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। क्या नाम है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसका आप लोग जो है पाठ का नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है, लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना रेलगाड़ी से क्यों की है? महसूल का क्या अर्थ है? इंजन किस भाषा का शब्द है? तो इसी तरह आपको यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको समझना होगा। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
इसके बाद अथवा करके आपको दूसरा दिया गया, मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। तो इसी तरह आपको यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस गद्यांश के लेखक और रचना का नाम लिखिए, लेखक के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, छात्र की पुरुषार्थ सिद्धि में राज्य व समाज का क्या योगदान है, गद्यांश के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य। क्या नाम है? शिक्षा का उद्देश्य नाम है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर लेखक का नाम है वो है संपूर्णानंद। क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इस पाठ के लेखक का नाम है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपको यहाँ पर पद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको समझना होगा। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, काहे रे नलनी तू को मिलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए आपके पदखंड से 3-4 लाइनें दी जाएंगी, उसको आपको समझना होगा। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, जैसे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली हो जाएगा। और इसके जो कवि हैं वो हो जाएंगे कबीरदास। कौन हो जाएंगे? कबीरदास इसके कवि हो जाएंगे, ठीक है। और इसका शीर्षक हो जाएगा पदावली। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं, कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं, पद के अंत में कबीर ने क्या कहा है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया, यहाँ पर देखिए पद्यांश की आपको कुछ लाइनें दी गई, ठीक है। आपको पहचानना है कि आपके किस पाठ से ली गई है। और यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए, यानी कविता का शीर्षक क्या है और कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा, कविता का शीर्षक हो जाएगा भक्ति एवं श्रृंगार। क्या हो जाएगा? भक्ति एवं श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो हैं कविवर बिहारी। कौन है? कविवर बिहारी जी हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम और गहरा किस स्थिति में हो जाता है ये आपको बताना है। तो आप इसको समझेंगे तभी आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 लेखक के नाम दिए गए हैं। इन 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आपको यहाँ पे जीवन परिचय देना होगा, ठीक है। इसके बाद है निम्न कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर देना है। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी जी। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 3 कवियों के नाम दिए गए। इन 3 कवियों में से किसी एक कवि का आपको यहाँ पर जो है जीवन परिचय देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का सारांश लिखिए। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया, बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता हो, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अपने पठित नाटक की कथा वस्तु अथवा कथानक को संक्षेप में लिखिए अथवा अपने पठित नाटक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से भी आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड खा। तो इसमें आपका अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके जितने भी संस्कृत में पाठ होंगे उनसे आपको यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको यहाँ पर जो है संदर्भ के साथ व्याख्या करनी होगी। इसके बाद आपका इसी में अगला प्रश्न है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके पाठ में जितने भी सिलेबस में जो भी श्लोक हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उनमें से आपको कोई 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक करना होगा, वो भी आपको संदर्भ हिंदी में उसकी व्याख्या करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। क्या है? यहाँ पर देखिए आपको मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से कोई 2 का अर्थ लिखते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आँख का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। इसके बाद है, इधर कुआं उधर खाई का मतलब है चारों तरफ मुसीबत होना।
कट जाना मतलब शर्मिंदा होना। इसके बाद है ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब है दिखावा ज़्यादा होना, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। साक्षर का संधि विच्छेद है साधन अक्षर, साधन अक्षर, सूधन अक्षर और साधन आक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साधन अक्षर। क्या हो जाएगा? साधन अक्षर हो जाएगा, यानी कि का वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रजनीश का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो रजनीश का संधि विच्छेद है रजनी धन सा, रजधन नीसा, रजनी धन ईसा और राजधन ईसा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, रजनी धन ईसा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है गा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। कपट और कपाट। तो यहाँ पर कपट का मतलब होता है धोखा। क्या होता है? कपट का मतलब होता है धोखा और कपट का मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा होता है, यानी कि धोखा और दरवाजा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है धर्म में निष्ठा रखने वाला। तो धर्म में निष्ठा रखने वाला मतलब धर्मनिष्ठ, आधर्मी, अनिंदनीय, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म में निष्ठा रखने वाले को कहते हैं धर्मनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी आपको क्या करना है? आपको करुण अथवा हास्य रस में से किसी एक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है रूपक अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि आपको रूपक या फिर यमक अलंकार दोनों में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण के साथ आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लेखपाल पद नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर जो है आवेदन पत्र लिख देना। जो इसमें से आपको आता हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण और प्रदूषण, साहित्य और समाज। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 11th का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।